साल 1977। मुंबई का चेंबूर इलाका। सहकार सिनेमा के बाहर बॉलीवुड की एक सुपरहिट फिल्म देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। तभी वहां टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे एक 17 साल के लड़के पर मुंबई पुलिस की लाठियां बरसने लगती हैं। लेकिन वो लड़का भागता नहीं है। वो पुलिस के हाथ से लाठी छीनकर बीच सड़क पर पुलिस वालों को ही पीटना शुरू कर देता है। इसे एक दुस्साहस ने उस लड़के को रातों रात मुंबई अंडरवर्ल्ड की नजरों में ला दिया। उस लड़के का नाम था राजेंद्र सदाशिव निखलजे, जिसे आज दुनिया छोटा राजन के नाम से जानती है। भारतीय अंडरवर्ल्ड के इतिहास में जब भी दाऊद इब्राहिम का नाम लिया जाता है तो उसके ठीक पीछे एक परछाई दिखाई देती है, जिसने सालों तक डी कंपनी के साम्राज्य को संभाला। लेकिन 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों ने इस परछाई को दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। छोटा राजन ने दाऊद से बगावत कर दी और खुद को एक देशभक्त डॉन घोषित कर दिया, जो भारत के गद्दारों को सजा देगा। लेकिन क्या छोटा राजन सच में एक देशभक्त था, या फिर यह सिर्फ दाऊद के खिलाफ भारतीय खुफिया एजेंसियों की मदद पाने का एक बहुत बड़ा पीआर स्टंट था? सोचिए, एक मामूली टिकट ब्लैक करने वाला लड़का कैसे दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड बना, क्योंकि बैंकॉक के एक होटल में उसे मारने के लिए दाऊद की पूरी फौज उतर आई थी। और कैसे साल 2015 में इंडोनेशिया के बाली में उसकी गिरफ्तारी ने अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के बीच एक महा सस्पेंस खड़ा कर दिया। आज के इस एपिसोड में हम मुंबई माफिया के इतिहास के सबसे खूंखार और विवादित पन्ने को पलटेंगे। हम समझेंगे द राइज, द बिट्रेल एंड द फॉल ऑफ छोटा राजन। छोटा राजन की कहानी किसी कॉरपोरेट सीढ़ी चढ़ने जैसी है, लेकिन इसका रास्ता खून और बारूद से होकर गुजरता था। एक गरीब मिल मजदूर के घर पैदा हुआ राजेंद्र 5वीं क्लास में स्कूल छोड़ चुका था। सिनेमा हॉल के बाहर पुलिस को पीटने के बाद चेंबूर के स्थानीय गैंगस्टर राजन नायर उर्फ बड़ा राजन ने उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया। राजेंद्र बड़ा राजन का इतना वफादार और आक्रामक चेला बना कि लोग उसे छोटा राजन कहकर बुलाने लगे। साल 1983 में जब बड़ा राजन की उसके दुश्मनों ने हत्या कर दी तो छोटा राजन ने गैंग की कमान अपने हाथ में ले ली। उसने अपने गुरु की मौत का ऐसा खौफनाक बदला लिया कि मुंबई की बड़ी बड़ी गैंग्स कांप उठीं। इसी दौरान छोटा राजन की मुलाकात हुई डोंगरी के उभरते हुए डॉन दाऊद इब्राहिम से। दाऊद को मुंबई में पैर पसारने के लिए एक ऐसे वफादार और बेखौफ आदमी की जरूरत थी जो सीधे जमीन पर लड़ सके। छोटा राजन ने दाऊद का हाथ थाम लिया। जब 1980 के दशक के अंत में मुंबई पुलिस और दुश्मन गैंग के दबाव के कारण दाऊद को दुबई भागना पड़ा तो उसने मुंबई की पूरी सल्तनत छोटा राजन के हाथों में सौंप दी। साल 1988 तक छोटा राजन भी दुबई शिफ्ट हो गया। दुबई के आलीशान दफ्तरों में बैठकर दाऊद और छोटा राजन की जोड़ी ने डी कंपनी को एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट में बदल दिया। स्मगलिंग, जबरन वसूली, फिल्म फाइनेंस और रियल एस्टेट मुंबई से आने वाले हर एक रुपए का हिसाब छोटा राजन रखता था। वो डी कंपनी का सीईओ बन चुका था। लेकिन जब दो बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी दिमाग एक साथ काम करते हैं तो उनके बीच दरार आना तय होता है, और डी कंपनी में इस दरार का नाम था छोटा शकील। 12 मार्च 1993 मुंबई के अलग अलग 12 ठिकानों पर आरडीएक्स से भरे वाहनों में धमाके होते हैं। 250 से ज़्यादा बेकसूर लोग मारे जाते हैं। इन धमाकों ने न सिर्फ भारत का भूगोल बदला बल्कि मुंबई अंडरवर्ल्ड के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल दिया। जब यह बात सामने आई कि इन धमाकों की पूरी प्लानिंग दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मिलकर की थी तो डी कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा वैचारिक और सांप्रदायिक बंटवारा हो गया। छोटा राजन, जो एक हिंदू था, उसने दावा किया कि वह इस तरह के आतंकवादी कृत्य का हिस्सा नहीं बन सकता। छोटा राजन ने रात के अंधेरे में दुबई से अपना बोरिया बिस्तर समेटा और अपने वफादार शूटरों के साथ दाऊद का साथ छोड़ दिया। उसने एक नया गैंग बनाया और खुद को हिंदू डॉन या देशभक्त डॉन के रूप में पेश करना शुरू किया। उसने मीडिया में बयान दिए कि वह दाऊद और भारत के दुश्मनों को खत्म कर देगा। लेकिन इस देशभक्ति के पीछे एक कड़वी बिजनेस रियलिटी भी थी। दरअसल डी कंपनी में छोटा शकील के बढ़ते प्रभाव के कारण राजन पहले से ही साइडलाइन हो रहा था। धमाकों ने उसे अलग होने का एक परफेक्ट बहाना दे दिया। इसके बाद शुरू हुआ भारतीय इतिहास का सबसे खूनी गैंग वॉर। छोटा राजन के शूटरों ने मुंबई की सड़कों पर दाऊद के उन गुर्गों को चुन चुन कर मारना शुरू किया जो 1993 के धमाकों में शामिल थे। जवाब में दाऊद और छोटा शकील ने राजन को खत्म करने की कसम खाई। अब यह लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं थी, यह वर्चस्व और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। सितंबर साल 2000, जगह थी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। छोटा राजन वहाँ एक फर्जी पासपोर्ट पर विजय कदम बनकर छुपा हुआ था। लेकिन दाऊद के राइट हैंड छोटा शकील ने अपनी खुफिया नेटवर्क के जरिए राजन के ठिकाने का पता लगा लिया। शकील के शूटर पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर राजन के अपार्टमेंट में घुस गए।
उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। राजन का सबसे वफादार साथी रोहित वर्मा मौके पर ही मारा गया। राजन को भी 3 गोलियां लगीं, लेकिन किस्मत और उसकी फुर्ती ने उसे बचा लिया। वो पहली मंजिल की खिड़की से कूदकर भागने में सफल रहा और बैंकॉक के एक अस्पताल में भर्ती हो गया। अस्पताल के बाहर थाई पुलिस का पहरा था और दाऊद के शूटर उसे वहां भी मारने के लिए घूम रहे थे। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। छोटा राजन अस्पताल की खिड़की से चादरों की रस्सी बनाकर रहस्यमयी तरीके से फरार हो जाता है। अंडरवर्ल्ड के गलियारों में यह बात जग जाहिर है कि राजन का यह एस्केप बिना किसी बाहरी मदद के मुमकिन नहीं था। कहा जाता है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने राजन को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि राजन के पास दाऊद, आईएसआई और उनके भारत विरोधी नेटवर्क की ऐसी खुफिया जानकारियां थीं जो भारत के लिए सोने की खान जैसी थीं। कई सालों तक छोटा राजन थाईलैंड, कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में एक गोस्ट बनकर घूमता रहा। वो जिंदा तो था, लेकिन उसका सिंडिकेट धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, क्योंकि उसके पास फंड्स और ग्राउंड सपोर्ट खत्म हो चुका था। 25 अक्टूबर 2015 इंडोनेशिया के बाली एयरपोर्ट पर एक शख्स सिडनी से लैंड करता है। ऑस्ट्रेलियन पुलिस की एक टिप ऑफ पर इंडोनेशियाई अधिकारी उसे मोहन कुमार नाम के फर्जी भारतीय पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही उसका फिंगरप्रिंट लिया जाता है, सच सामने आ जाता है। वो कोई मोहन कुमार नहीं, बल्कि पिछले 27 सालों से फरार चल रहा छोटा राजन था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाली में राजन की गिरफ्तारी कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि उसका खुद का एक सरेंडर था। राजन गंभीर रूप से बीमार था, उसकी किडनियां फेल हो रही थीं और दाऊद के शूटर लगातार उसकी जान के पीछे पड़े थे। विदेशी जमीन पर लावारिस मरने से बेहतर उसने भारतीय कानून की शरण में आना समझा, जहां उसे कम से कम सुरक्षा की गारंटी थी। भारत डिपोर्ट किए जाने के बाद राजन के सारे मामलों को सीबीआई को सौंप दिया गया। साल 2018 में पत्रकार जेडे की हत्या और साल 2024 में मुंबई के होटल व्यवसायी जया सेठी की हत्या के मामले में अदालतों ने उसे उम्र कैद की सख्त सजा सुनाई। हालांकि अक्टूबर 2024 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जया सेठी मामले में उसे जमानत दे दी थी, लेकिन उसके खिलाफ दर्ज अन्य दर्जनों मुकदमों के कारण वो जेल से बाहर नहीं आ सका। आज जून 2026 में छोटा राजन दिल्ली की सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल के एक हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है। उम्र के 60वें दशक में पहुंच चुका है। यह पूर्व अंडरवर्ल्ड डॉन गंभीर रूप से डायबिटिक है और व्हीलचेयर पर कड़े मेडिकल सुपरविजन के सहारे अपनी जिंदगी के आखिरी दिन काट रहा है। उसका गैंग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। छोटा राजन की यह केस स्टडी हमें सिखाती है कि जुर्म का रास्ता चाहे कितना भी ग्लैमरस या शक्तिशाली क्यों ना दिखे, उसका अंत हमेशा केवल 2 ही जगहों पर होता है, या तो शमशान में या जेल की काल कोठरी में। खुद को देशभक्त बताने वाला यह डॉन भी आखिर में एक अपराधी साबित हुआ, जिसने मुंबई की सड़कों को बेकसूरों के खून से रंगा था। आपको क्या लगता है, क्या छोटा राजन वाकई दाऊद के खिलाफ लड़ाई में एक मोहरा था, या वो भी उतना ही बड़ा अपराधी था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह गहरी और रिसर्च बेस्ड माफिया केस स्टडी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।